डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से इस आभासी कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष के छात्रों के द्वितीय प्रश्न पत्र नाटक और एकांकी इस प्रश्न पत्र के चौथे ब्लॉक हिंदी एकांकी भाग 2 हम आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें उसकी इकाई जो अंतिम इकाई है 25वीं इकाई के नाम से है वो गिरती दीवारें, उदय शंकर भट्ट की एकांकी गिरती दीवारें, उसके विषय में हम आज पढ़ेंगे। इसके आज के व्याख्यान में हम गिरती दीवारें का सार और व्याख्या देखेंगे। अगली कक्षा में हम गिरती दीवारें का विश्लेषण देख लेंगे। तो अभी मित्रों इस व्याख्यान का आरंभ हम करते हैं, जिसमें कि हम गिरती दीवारें का सार और व्याख्या देखेंगे। मित्रों मैं आशा करती हूँ कि आपने ये इकाई पूरी पढ़ ली होगी, ये एकांकी पूरी पढ़ ली होगी और आप इसके कथानक के इसके जो मुख्य इसकी कथा है वो आप समझ गए होंगे। इस व्याख्यान में हम पहले उदय शंकर भट्ट के व्यक्तित्व और कृतित्व का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे और फिर उसके कथानक को समझेंगे, जिससे आप कहानी का उस एकांकी का सार बता सकने में सक्षम हो सके। और इसके महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या के संबंध में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे कि किस प्रकार व्याख्या की जाएगी। उदय शंकर भट्ट एक महत्वपूर्ण रचनाकार हैं हिंदी साहित्य में और ये द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं। इनका जन्म 3 अगस्त 1898 को इटावा में हुआ था। उत्तर प्रदेश का एक शहर है, जिसमें उनकी मृत्यु 28 फरवरी 1966 की रही। अच्छी लंबी आयु इन्होंने पाई, 69 वर्ष की अवस्था में इनका देहांत हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से इन्होंने बीए पास किया था। बाद में पंजाब में आगे की शिक्षा प्राप्त की थी। फिर उन्होंने लाहौर में अध्यापन कार्य किया था कुछ समय। स्वतंत्रता संग्राम में इनकी सक्रिय भागीदारी रही थी। दरअसल लाहौर में इन्होंने लाला लाजपत राय के नेशनल कॉलेज में अध्यापन किया था और वहीं से वो भगत सिंह आदि बहुत सारे क्रांतिकारियों के संपर्क में भी आए थे। तो इससे उनका स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उनका रुझान बना था। यशपाल भी इनके महान कथाकार जो हिंदी के हैं, यशपाल उपन्यासकार, वो भी इनके शिष्य रहे थे उस समय उस कॉलेज में। और एक माने सक्रियता रही थी इस पूरे आंदोलन में उनकी। बाद में जब भारत स्वाधीन हो गया तो उन्होंने आकाशवाणी के सलाहकार के रूप में पहले पद संभाला और बाद में निदेशक पद से वो सेवानिवृत्त हुए। तो आकाशवाणी में लंबे समय तक उन्होंने काम किया, पहले सलाहकार के रूप में, बाद में प्रोड्यूसर के रूप में भी वो रहे और फिर निदेशक पद पर पहुंच करके उनकी सेवानिवृत्ति हुई थी। साहित्य का संस्कार उन्हें अपने पिता फतेह शंकर भट्ट से ही मिला था और काफ़ी पहले से ही, काफ़ी कम उम्र से ही उन्होंने आरंभ कर दी थी रचना। ब्रज भाषा में कविता, जैसा कि उस समय का चलन था भारतेंदु युग में, आप जानते ही हैं कि अधिकतर कवि ब्रज भाषा में कविता कर रहे थे। स्वयं भारतेंदु ने ब्रज भाषा में लिखा और वही परंपरा आगे चली आई थी। तो उसमें उन्होंने भी, मैथिली शरण गुप्त ने भी पहले ब्रज भाषा में ही कविता की थी। उदय शंकर भट्ट जी ने भी पहले ब्रज भाषा में ही कविता की थी। उसके बाद फिर वो खड़ी बोली हिंदी में आए और उन्होंने कविता, उपन्यास, नाटक, एकांकी आदि विधाओं में रचना की, हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। उनकी प्रतिनिधि रचनाओं की अगर हम बात करें तो काव्य में मानसी और अमृत और विष, ये 2 रचनाएं उनकी प्रमुख बनती हैं। और भी उनकी रचनाएं हैं। उपन्यास में सागर, लहरें और मनुष्य सबसे महत्वपूर्ण रचना है। उसके अलावा लोक परलोक, ये उपन्यास भी उनका प्रसिद्ध है। नाटकों में अम्बा, विक्रमादित्य, अंतहीन अंत, कमला इत्यादि प्रसिद्ध हैं।
एकांकी नाटक संग्रह इनके बहुत सारे हैं। आदिम युग, धूम शिखा, पर्दे के पीछे, समस्या का अंत, अंधकार और प्रकाश आदि। मित्रों, यहाँ पर एक तथ्य की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूँगी कि ये युग था माने यहाँ द्विवेदी युग से शुरू करके फिर बाद तक उपेंद्रनाथ अश्क तक जो है वो काफ़ी प्रभुत संख्या में एकांकियाँ लिखी गईं। उसका एक कारण ये भी था कि उस समय तक रेडियो आ गया था और रेडियो नाटक काफ़ी प्रचलित हुए थे और रेडियो पर नियमित प्रसारण के लिए आवश्यकता पड़ती रहती थी। बड़े नाटकों के को प्रसारित करने में मुश्किलें आती थी। एकांकियाँ रेडियो नाटक के रूप में प्रसारित करने के लिए अधिक उपयुक्त बनती थी। तो एकांकी का बहुत लेखन उस समय हुआ, जो कि या तो प्रकाशित होने के बाद रेडियो नाटक के रूप में जाती थी, या अक्सर ऐसा भी हुआ जैसे रामकुमार वर्मा जी ने अपने जो जितने उनके एकांकी हैं वो पहले वस्तुतः रेडियो नाटक के रूप में आए, रेडियो नाटक के रूप में प्रसारित हुए और बाद में फिर वो पुस्तकाकार एकांकी के रूप में प्रकाशित हुए। तो इसलिए उस समय एकांकी काफ़ी लिखी गई और उदय शंकर भट्ट जी ने भी बहुत सारी एकांकी नाटक लिखे। मित्रों, आज हम खास गिरती दीवारें पर उनके एकांकी जो आपके पाठ्यक्रम में है उस पर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। जैसा हमने पहले ही चर्चा की, आपको एकांकी पूरी पढ़नी होगी। आपके पाठ्य अध्ययन सामग्री जो है उसमें ये एकांकी दी हुई है, तो उस एकांकी को आप निश्चित रूप से पहले पूरा पढ़ लें, तब अगर आप ये व्याख्यान सुनेंगे तो आपको अधिक लाभ होगा। यहाँ पर उसके मुख्य बिंदुओं की हम चर्चा कर लेते हैं। इस एकांकी में राव साहब का परिवार है, राव साहब पर केंद्रित है। राव साहब पर भी नहीं केंद्रित है, वस्तुतः उस समय पर ये एकांकी केंद्रित है जिसमें कि राव साहब रह रहे थे और जो उनकी मान्यताएं थीं। तो उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की चर्चा की गई है। वो पुराने रईस थे, महाराज के कोषाध्यक्ष की वंश परंपरा से वो आते थे और उस समय से ही उनका परिवार एक उच्च सामाजिक स्थिति में था और उसी जो वो परंपरा थी, अपनी उच्चता बनाए रखने की परंपरा, उसी को राव साहब भी निभा रहे थे। तो काफ़ी विस्तृत रूप से लेखक ने स्वयं मंच संकेतों के रूप में उनके कमरे की साज सज्जा बताते हुए एक ही कमरे में ये पूरा एकांकी घटित होता है और उस कमरे का किस प्रकार स्वरूप होगा ये एकांकीकार ने विस्तार से बताया है और बताते समय ही इस बात का संकेत दिया है कि एक पुराने रईस का ये कमरा है, पारंपरिक कमरा है। बुजुर्गों के चित्र लगे हुए हैं, उनके वंश के जो महान पुरुष हैं उनके सबके चित्र लगे हुए हैं और काफ़ी सम्मान रखा जाता है उन चित्रों के प्रति भी। और इस तरह से पूरा उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि आरंभ में ही लेखक ने स्पष्ट की है, एकांकीकार ने स्पष्ट की है और बाद में फिर संवादों के माध्यम से भी उसकी पारिवारिक क्या परंपराएं हैं वो स्पष्ट होती जाती हैं। इस परिवार के कुछ अपरिवर्तनशील रूढ़िवादी नियम कायदे हैं कि जिसका पालन सबको करना आवश्यक है, चाहे वो आगंतुक हो, चाहे वो घर का नौकर हो या परिवार का सदस्य हो, सभी को एक समान रूप से उन सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य है। तो उसमें वो भी काफ़ी विस्तार से बताया गया है कि खास करके जिस कमरे में एकांकी की घटना घटित होती है उस पर विशेष ध्यान रख करके उसके विषय में बताया है कि वो बैठक था और बैठक में हर व्यक्ति नहीं आ सकता था, कुछ खास लोग ही, परिवार के सदस्य और दूसरे जो उनके खास मिलने जुलने वाले या कामकाज से संबंधित लोग होते थे वही आ सकते थे। इस संबंध में आगे एक प्रसंग राव साहब के पुत्र ने कहा कि अंग्रेज़ आया था और वो चाहता था देखना
और राव साहब उस पे कहते हैं कि अगर वो अंदर आने की ज़िद करता है तो कितनी मुश्किल हो जाती, क्योंकि हम उसको यहाँ नहीं ला सकते थे और अंग्रेज़ की बात भी नहीं टाल सकते थे। तो उसने कहा, अब उनके पुत्र ने बताया कि वो आना चाहता था, लेकिन मैंने बताया कि पिताजी तीर्थ यात्रा पर गए हैं और चाबी अपने साथ लेकर के गए हैं, इसलिए बच गया, नहीं हमें लाना पड़ा अंदर। तो इस तरह से जो पूरे माने परिवार का अपरिवर्तनशील रूढ़िवादी नियम है, उसमें निश्चित रूप से स्त्रियों का प्रवेश बिल्कुल वर्जित है उस कक्ष में। और नाटक के आरंभ में ही नौकर की बिटिया जो है अपने पिता को ये सूचना देने के लिए कि उसका भाई गिर गया है और बहुत घायल हो गया है, उसको शायद अस्पताल ले जाने की आवश्यकता पड़ेगी, ये सूचना देने के लिए वो बेचारी घबराहट में अंदर चली आती है। नौकर अंदर काम कर रहा है और उसके कारण नौकर को सज़ा देने की बात चल रही है। उसी के संदर्भ में फिर ये आगे बढ़ती है एकांकी। इसमें जो बातें बताई गई हैं उसमें एक ये बात हुई कि रूढ़िवादी नियम कायदे हैं और व्यवहार जो है उनका, उनमें पूरी तरह से अविवेकशीलता और तर्कहीनता है। जैसे वो कहते हैं कि मैं समाचार पत्र कभी नहीं पढ़ता, राव साहब कहते हैं, क्यों? क्योंकि वो बाहर का वातावरण दूषित है और वो दूषित विचार और दूषित चीज़ें घर में भी आ जाएंगी यदि मैं समाचार पत्र मंगाऊंगा और पढ़ूंगी, उसका आवश्यकता ही नहीं है। जब तक ये एक प्रसंग आता है कि रेल शुरू हुई है और जिससे कि बहुत तेज़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा जा सकता है, तो कहते हैं कि इसकी आवश्यकता ही क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाने की आवश्यकता ही क्या है, हम घर में ही क्यों नहीं रहेंगे। तो और उसके सिलसिले में वो फिर बताते हैं कि उनके परिवार का, उनके ख़ानदान का, उनके पूरी वंश परंपरा में कभी कोई जल्दी बाहर नहीं क्यों जाता था और आम लोगों के सामने नहीं आता था, क्योंकि वो उनका वंश बहुत ऊंचा है और ईश्वर ने विशेष रूप से कृपा करके इस वंश की रचना की है। तो वो जन सामान्य के सामने नहीं निकल सकते और कभी भी बहुत आवश्यक कार्य से जब बाहर जाना भी पड़ता है तो बंद पालकी में ही जाना है, किसी को दिखाई नहीं पड़ना है और पाँव तो बिल्कुल ज़मीन पर नहीं रखना है। वे केवल घर पर ही पैदल चलने की अपने अपने पैरों पर चलने की इजाज़त है और घर के बाहर तो कतई नहीं, वो तो पालकी में ही जाना है। और इसको बड़ा गर्व से राव साहब बताते हैं कि एक जब वो तीर्थ यात्रा पर गए थे पालकी में, तो कहारों जो पालकी उठाने वाले थे उनके वो कीचड़ में एक जगह धंस गए थे, तो भी और लोग गांव वालों ने सहायता की और उनको कीचड़ से निकाला, लेकिन मैं नहीं पालकी से उतरा। अब ये सोचिए कितनी अमानवीय परिस्थिति है, जिसको कि बड़े गर्व से वंश परंपरा के नाम पर बताते हैं राव साहब। तो उनका जो व्यवहार है या उनके पुत्र का और जो दूसरे पात्र हैं, उन सभी का जो व्यवहार है वो बिल्कुल अविवेकशील और तर्कहीन दिखाई पड़ता है। अंधानुकरण है उसमें पूरे एकांकी में जो दिखाई पड़ता है वो परंपरा का अंधानुकरण दिखाई पड़ता है राव साहब के द्वारा, उनके बड़े पुत्र के द्वारा। और जो मुंशी है उनके यहाँ काम करने वाला, वर्षों से कर रहा है, वो भी उसी रंग में रंग गया है, चाटुकारिता करता है, वो अपने मालिक की हर बात में हाँ मिलाता है और वो भी उसी तरह से उस वंश की का महिमा वर्णन करता है जैसे कि राव साहब स्वयं करते हैं। तो उसके व्यवहार में चाटुकारिता दिखाई पड़ती है, मुंशी के व्यवहार में। और पूरा एक पतनशील सामंतवादी जीवन शैली का परिचय इस एकांकी के माध्यम से प्राप्त होता है। ये माने आरंभ से शुरू करके और बात तक चलता है जब तक कि राव साहब का छोटा बेटा प्रद्युम्न, जो कि कुछ सालों पहले शायद घर से निकल गया था, चला गया था, वो नौकरी करने लगा था पढ़ लिख करके और उसको तहसीलदार की उसकी नौकरी हुई थी। तो वो वापस लौट करके आता है और उसके माध्यम से दिखाई पड़ता है कि नई विचारधारा धीरे धीरे फैल रही है। माने राव साहब का ही वो दूसरा पुत्र है। पहला पुत्र जहाँ पूरी तरह से पिता के का अनुसरण करता है, पिता की परंपराएं, जो जिन परंपराओं का पालन पिता ने किया उन्हीं परंपराओं को सहेजने और उनका पालन करने में वो अपना
गर्व समझता है, वो अपना कर्तव्य समझता है। उसके विपरीत, ठीक विपरीत, जो छोटा बेटा है प्रद्युम्न, वो पढ़ लिख करके वो समय के साथ चलना चाहता है। जिस प्रकार का भी समय है उस प्रकार का वेशभूषा, खान पान इत्यादि जीवन शैली वो अपनाना चाहता है। वो परंपरा का अनुकरण नहीं करता है। तो उसके प्रद्युम्न के माध्यम से इसमें नवीन विचारधारा का प्रवेश दिखाया है। और अंत में ये सब देख करके उसका आघात नहीं सह पाते हैं राव साहब, और उनका पतन हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो बदलाव की बयार नहीं सह पाते और पुरानी जर्जर मान्यताएं वहीं पर समाप्त हो जाती हैं। तो इसके साथ ही एकांकी का भी समापन होता है। तो ये एकांकी के मुख्य बिंदु हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं, बताया गया है। इनके आधार पर आप पूरी कहानी को, पूरी जो उस एकांकी का मुख्य कथानक है या मुख्य कहानी है, मुख्य कथ्य है, उसको आप लिख सकते हैं। बल्कि आपको लिखना चाहिए, आप निश्चित रूप से ये अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि कई बार परीक्षा में भी यह प्रश्न आता है कि एकांकी का सार लिखिए। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो आपको इसका अभ्यास अवश्य करना चाहिए कि इन बिंदुओं के आधार पर आप एक सार तैयार करें। अब हम व्याख्या, इसका दूसरा जो अंश है व्याख्या की बात करें कि किस प्रकार से अंशों की व्याख्या की जाती है। तो मित्रों, हम एक अंश पढ़ते हैं इस एकांकी में से, वो हम उदाहरण स्वरूप अपने सामने रखेंगे और उसकी व्याख्या करने का हम प्रयत्न करेंगे। तुम ठीक कहते हो मुंशी, यही बात है। तब से मैं भी इसी तरह बाहर आता जाता रहा हूँ। 30 वर्ष पूर्व जब मैं तीर्थ यात्रा को गया, तब भी पालकी ही में यात्रा की। एक बार चलते चलते हमारे पालकी वाले कीचड़ में फंस गए। उस समय गांव वालों ने ही मेरी सहायता की। मैं पालकी से नहीं उतरा। मेरा विश्वास है जब तक हम अपनी वंश मर्यादा का पालन करते रहेंगे, तब तक हमारा नाश नहीं होगा। मेरे प्रपितामह ने एक बार स्पष्ट कहा था, हमारा वंश बहुत ही ऊंचा है। हम लोग साधारण मनुष्यों से नहीं हैं। हमारे ऊपर विशेष कृपा करके ईश्वर ने हमारे वंश का निर्माण किया है। यही कारण है कि इस वंश को आज तक कभी पतन का दुख नहीं झेलना पड़ा। यह अंश है जिसकी चर्चा हम लोगों ने अभी की थी, और यही अंश मान लीजिए आपको व्याख्या के लिए आता है। तो किस प्रकार इसकी व्याख्या होनी चाहिए, एक उदाहरण स्वरूप हम चर्चा करेंगे, और इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रख करके, इस चर्चा को ध्यान में रखते हुए आपको अपने अभ्यास के अन्य जो व्याख्यांश हैं उसकी व्याख्या करनी चाहिए। पूरे जब आप एकांकी पढ़ते हैं, वहाँ पर आपको जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण लगे उसकी व्याख्या का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि व्याख्या भी आपके परीक्षा में एक प्रश्न के रूप में आता ही है। तो इसमें सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। व्याख्या के लिए जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं, जो बिंदु, जो मुख्य हेडिंग बनती है, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष, ये 4 हेडिंग जो शीर्षक से आपको अपना उत्तर लिखना चाहिए। तो सबसे पहले संदर्भ है। संदर्भ में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए? तो रचनाकार का नाम होना चाहिए, तो जो कि यहाँ पे उदय शंकर भट्ट है। फिर रचना का नाम उसमें आना चाहिए, गिरती दीवारें। विधा का नाम आना चाहिए कि एकांकी विधा की यह रचना है। प्रकाशन का अगर विवरण आपको मिल जाए कि ये किस एकांकी संग्रह में प्रकाशित हुआ है, किस वर्ष प्रकाशित हुआ है, तो आप उसको भी दे सकते हैं। यहाँ पर आपके अध्ययन सामग्री में वो स्पष्ट नहीं है, नहीं अगर पता लगता है तो इस बिंदु को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ऊपर के 3 तो देने ही चाहिए। फिर जो अंतिम है उसको भी अवश्य देना चाहिए कि रचनाकार की विशिष्टता संबंधी एक वाक्य। रचनाकार का नाम, रचना का नाम, विधा का नाम और रचनाकार की विशिष्टता संबंधी 1 या 2 वाक्य। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इससे हैं संदर्भ के, इतना तो होना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रकाशन का विवरण भी अगर आपको पता है तो वो भी आपको संदर्भ में आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर इस अंश में गिरती दीवारें के संदर्भ में हम कह सकते हैं, उदय शंकर भट्ट जी के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि द्विवेदी युग के रचनाकार हैं उदय शंकर भट्ट जी, और उन्होंने पुराने समय से चली आ रही सामाजिक सांस्कृतिक दुर्बलताओं, विकृतियों, विद्रूपताओं और विसंगतियों को उजागर करते हुए उनमें सुधार की आवश्यकता की ओर ध्यानाकर्षित किया है। ये अपने एकांकियों में और अपने दूसरे रचनाओं में।
तो खास करके एकांकियों में उनकी बहुत सारी एकांकियां हैं और उन सभी का लगभग सभी का विषय इसी प्रकार का है कि वो प्राचीन समय को भी उठाते हैं, वर्तमान समय को भी उठा करके लिखा है, लेकिन जिस युग को भी उठाया है उसको वर्तमान के संदर्भ में समझने का प्रयास किया है। और मैंने जड़ें खोजने की, जो आज हमारे समाज में विसंगति है, विद्रूपता है, उसको इतिहास के संदर्भ से समझ करके और उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया है कि कैसे इसमें सुधार हो सकता है। तो इस तरह की आप एक वाक्य में इस बात को आप बता सकते हैं। फिर आप प्रसंग पर आएंगे जिसमें कि उद्धृत जो प्रसंग है जो मैंने आज पढ़ा, तो उसके वो कहाँ से है, किसका कहा हुआ है, किससे कहा हुआ है, किस संदर्भ में कहा हुआ है, इसके विषय में थोड़ा सा आप लिखेंगे। और रचना मुख्य रूप से रचना किस विषय में है उसको भी बताएंगे और कैसे ये अंश उससे जुड़ता है। तो जैसे ये जो हमने उदाहरण लिया उसमें हम कह सकते हैं कि जो उद्धृत हमारा अंश है वो राव साहब का कथन है और ये मुंशी और अपने पुत्र के साथ वार्तालाप के बीच में ये आया है, जहाँ पर कि उसके पहले मुंशी वर्णन करता है कि किस प्रकार इस वंश के जो पुरुष थे, पहले के पूर्वज जो थे वो बाहर नहीं निकलते थे और किसी के सामने नहीं आते थे। एक बार बहुत किसी ने जिज्ञासा, गाँव वालों ने कहा हम देखना चाहते हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं, तो वो फिर ढकी हुई पालकी में ही गए और पर्दे के अंदर से ही उन्होंने लोगों को दर्शन किए और उस दर्शन को भी पा करके लोग धन्य हो गए कि जैसे कि भगवान स्वयं उतर के आए हों। तो इस तरह की चाटुकारिता की वो बातें करता है और उसी में आगे वो जोड़ते हैं कि हाँ ये परंपराएं अभी भी निर्वाह की जा रही हैं, मैं इनका निर्वाह कर रहा हूँ। और वो इस प्रसंग का बताते हैं जब वो तीर्थ यात्रा के लिए गए थे और बंद पालकी में गए थे। कहारों की चलने की न स्थिति होने पर भी वो पालकी से नहीं उतरे कि लोगों के सामने दिखाई न पड़ जाएं और उनके उच्च वंश की मर्यादा में कहीं दाग न लग जाए। तो इसके ये वर्णन इस प्रकार का ये प्रसंग है जिससे कि जिसमें के लिए ये अंश कहा गया है या ये संवाद राव साहब का इस प्रकार का आया है। तो इस प्रकार आप प्रसंग लिखेंगे। उसके बाद व्याख्या होगी। अब व्याख्या में आप लिख सकते हैं पूरा आगे पीछे का सब जोड़ते हुए कि आप पूरा माने एकांकी का सार यहाँ नहीं लिखने लगेंगे, लेकिन आप बता सकते हैं कि ये जो एकांकी है वो इसी विषय में है कि जो पुरानी सामंती मान्यताएं हैं, मूल्य हैं, वो किस प्रकार से आधुनिक युग में अप्रासंगिक हो जाने पर भी राव साहब ढो रहे हैं, उनका परिवार ढो रहा है। और उसमें यानी वो इतना इस तरह का है कि वो अमानवीय है, लेकिन उसको एक किनारे करके उस अमानवीयता पर उनका ध्यान ही नहीं जाता है, क्योंकि वो समझते हैं कि ईश्वर की विशिष्ट रचना है उनका वंश और स्वयं ईश्वर ने ही उनको ये सबसे ऊपर रहने का अधिकार, सबके ऊपर एक तरह से शासन करने का अधिकार सौंप रखा है और जिससे कि वो किसी के सामने नहीं है। उनकी विशिष्टता में कमी हो जाएगी यदि वो जनसाधारण की तरह पालकी से उतर जाएं या सबसे घुले मिले या सबको दिखाई भी पड़े। तो इस तरह की व्याख्या, आप जितनी भी व्याख्या इस संदर्भ में आपके मन में जितने विचार आते हैं आप लिख सकते हैं। व्याख्या यद्यपि आप व्याख्या में मुक्त हस्त आप लेखन कर सकते हैं और जो भी आपके समझ में आता है, लेकिन फिर भी व्याख्या को एक तार्किक क्रम देना चाहिए। बहुत सारी बातें उसमें नहीं लिखनी चाहिए और बहुत लंबा नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा माने बड़ी कॉपी रजिस्टर हो तो 1 पेज या 1.5 पेज से ज़्यादा की व्याख्या नहीं होनी चाहिए। इसमें मैं संदर्भ और प्रसंग को अलग रख रही हूँ। मैंने संदर्भ और प्रसंग के अलावा संदर्भ और प्रसंग और विशेष सभी को लेते हुए 2 सवा 2 पेज से अधिक का ये प्रश्न नहीं होना चाहिए।
तो मित्रों ये ध्यान रखिए कि आपको व्याख्या करते समय उसके संदर्भ में जो भी बातें आपको ध्यान में आती हैं आप लिख सकते हैं। आप केवल जो लिखा हुआ है वो नहीं, उसके परे जाकर के भी यदि आपको कोई चीज़ें समझ में आती हैं, जैसे अमानवीयता वाली बात कही मैंने, अब यहाँ पर लेखक ने इसमें कोई बात नहीं किया है और निश्चित रूप से अपनी तरफ से वो कोई सजेशन नहीं दे सकता है, कोई अपना विचार नहीं दे सकता है, क्योंकि ये एकांकी है, इसको संवादों के आधार पर ही आगे बढ़ना है। तो इसलिए वो नहीं, लेकिन आप कह सकते हैं जब आप व्याख्या करेंगे इस अंश की, तो आप उसमें ये पहलू जोड़ लें कि ये अमानवीय है कि कोई माने पालकी उठाने वाले मजदूर बेचारे वो कीचड़ में फंस करके और परेशान हो रहे हों और तो भी बैठा रहे व्यक्ति अपना बोझ उन पर डाले हुए, तो ये पूरी तरह से अमानवीय है। लेकिन यहाँ पर ये ऐसा कर रहे हैं, तो ये इसके विषय में आप पूरा विस्तृत लिख सकते हैं। तो लेकिन फिर भी ये आप इसी पर के विषय में लिखिए। अब आप पूरा कहानी सार अगर यहाँ पर लिखने लगेंगे तो वो व्याख्या आपकी अच्छी नहीं बन पाएगी। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। विशेष में आप जो भी अंश उद्धृत होता है उसकी भाषा, उसका व्याकरण, उसमें मुहावरे का प्रयोग हुआ है तो वो आप बता सकते हैं। उर्दू शब्दों का अधिक प्रयोग है या अंग्रेज़ी शब्दों का अधिक प्रयोग है तो वो बता सकते हैं। तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग है तो वो बता सकते हैं। शैली के संबंध में कि कैसी वर्णनात्मक शैली है या छोटे छोटे चुटीले वाक्य हैं, ये आप जो भी इसकी विशेषता है उसको आप लिख सकते हैं। कुछ कठिन शब्द हैं तो उनके अर्थ को स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें प्रपितामह ये आया तो परदादा, दादा के पिताजी, तो ये आप स्पष्ट करके लिख सकते हैं। शैली इसकी वर्णनात्मक है, वर्णन कर रहे हैं वो कि किस प्रकार से ये घटना घटी थी, किस प्रकार से वो तीर्थ यात्रा पर गए थे और वहाँ पर ये हुआ, तो ये वर्णनात्मक शैली हुई। भाषा बिल्कुल सहज है, आम बोलचाल की है, जो सामान्य बातचीत में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वही इसमें प्रयुक्त हुए हैं। तो इस तरह के आप टिप्पणियाँ विशेष में दे सकते हैं। तो ये आपकी व्याख्या इस तरह से पूर्ण होगी। मित्रों आपको पढ़ना होगा ध्यान से एकांकी, और जो भी योग्य अंश लगे उनकी व्याख्या का अभ्यास आपको करना होगा, तो फिर आप निष्णात हो पाएंगे, इन चीज़ों को अच्छी तरह से जान पाएंगे। आप करते समय यदि आपको किसी भी तरह की दिक्कत आती है, परेशानी होती है, कोई प्रश्न मन में आता है, कोई संशय होता है, तो आप baou.ba.hindi hindi@gmail.com पर आप मेल कर सकते हैं। मेल में अपना पूरा नाम, अपना मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, अभ्यास केंद्र का नाम और कोड, और कोर्स कौन सा कोर्स आपका है वो आप अवश्य लिखें और अपना प्रश्न हमें भेज दें, आपको अवश्य उसका प्रत्युत्तर प्राप्त होगा। तो मित्रों आज का व्याख्यान हम यहाँ पर पूर्ण करते हैं। आप अपना अध्ययन आरंभ करें। शुभकामनाएं। स्वाध्यायः परमं तपः।